मेरे YouTube चैनल में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर स्थित विद्युत विभव के मान की गणना करना। लास्ट के टॉपिक में हम लोग पढ़ा था विद्युत विभव के बारे में, विद्युत विभवांतर के बारे में और बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के मान की गणना की थी। तो आज का टॉपिक देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये वैद्युत द्विध्रुव क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी कर लिया था। अब देखिए हेडिंग पहले तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P r, थीटा। अभी r, थीटा क्या है? थीटा एंगल है और r डिस्टेंस है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव की गणना। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देखें। देखिए वैद्युत द्विध्रुव का तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बना देते हैं -q + q, A पॉइंट B पॉइंट। इस चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है विद्युत विभव V1, उत्पन्न विद्युत विभव V1, इसके कारण V2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2 है और इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल है। इसका जो P है, P कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा होती है -q से +q की ओर। अब देखिए हमें बिंदु P ज्ञात करना है। बिंदु P कहाँ से पर होगा, इससे r डिस्टेंस लेने और थीटा एंगल। तो देखिए ये हो गई इसकी r डिस्टेंस और ये हो गया इसका एंगल थीटा। यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P को लिखते हैं r, थीटा। इस बिंदु P पर आपको क्या फाइंड करना, V की वैल्यू फाइंड करनी। अब यहाँ बिंदु P पर विद्युत विभव किन किन कारणों से उत्पन्न हो रहा है, वो है -q चार्ज के कारण +q चार्ज के कारण। तो देखिए मैं इसको इससे मैच कर रहा हूँ, तो इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस होगी r1 और इसके रेस्पेक्ट में इसको मिला रहे हैं इससे, तो इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस हो जाएगी r2। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, r2 r p r, थीटा एंड इस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, v। अब देखिए A पर स्थित आवेश -q के कारण विद्युत विभव का मान है V1 और B बिंदु पर विद्युत विभव का मान है V2। अब V1 और V2 का मान पॉइंट P पर ज्ञात करना है, वो रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करना आपको। तो इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस R1, इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस R2। देखिए इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2a है तथा इसके संगत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p वेक्टर है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी तथा थीटा कोण पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव के मान की गणना
करनी है। अब देखिए ये तो इसके बारे में जो डायग्राम को देखकर मैंने थ्योरी लिखी। अब देखिए पहले कौन सा चार्ट ले रहे हैं, माइनस क्यू। सर्वप्रथम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव V1 का मान निम्न होगा। अब देखिए कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है V बराबर KQ अपॉन स्मॉल r। तो देखिए V बराबर KQ अपॉन स्मॉल r, यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 इक्वल K माइनस Q बाय R की जगह हो जाएगा R। देन फाइनली क्या होगा V1 इक्वल माइनस KQ अपॉन R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात क्यों नहीं होगी, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज के कारण पुनः प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव V2 का मान निम्न होगा। फॉर्मूला वही होता है V बराबर KQ अपॉन स्मॉल r। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा V2 बराबर KQ बाय R2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको रिजल्टेंट पोटेंशियल विद्युत परिणामी विद्युत विभव फाइंड करना बिंदु P पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव का मान निम्न होगा। तो इसका क्या मान हुआ V इक्वल V1 प्लस V2। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू पुट करने पर क्या होगा V इक्वल माइनस KQ बाय R1 प्लस KQ बाय R। दोनों में कॉमन क्या पार्ट आ रहा है KQ, कॉमन ले लिया KQ ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। इसका एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो KQ एलसीएम होगा इसका R1 R2, और ऊपर कैसे लिखा जाए R2 है तो यहाँ पर लिखा जाएगा R1 माइनस R2। ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन फाइनल फॉर्मूला अभी डायरेक्ट नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर R1 और R2 का मान लिख तो दिया हमने, R1 और R2 का मान कैसा आएगा, तो इसके लिए डायग्राम में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या चेंज कर रहे हैं, R1 और R2 की हमें गणना करनी है। तो देखिए R1 व R2 की गणना है। देखिए R1 और R2 की गणना है तो क्या कर रहे हैं, बिंदु O को मैंने आगे बिंदु M तक बढ़ाया। जो बिंदु O है इसको मैं आगे बिंदु M तक बढ़ा रहा। ये क्यों बढ़ा रहा, क्योंकि देखिए इस R के इक्विवेलेंट करना है, तो मैं इसको इस बिंदु A से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर R ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन, ये थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा थीटा। थीटा क्यों होगा, मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग शीर्ष अभिमुख कोण होगा, सम्मुख कोण भी कह सकते हैं इसको। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब देखिए इसके इक्विवेलेंट तो ये हो गया, लेकिन R2 के इक्विवेलेंट भी तो करना है। तो देखिए क्या कर रहा है, बिंदु B से इस पर एक लंब डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इस पे
ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको दे देता पॉइंट n। अब देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर वहां 90 डिग्री का एंगल मेक हो जाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये थीटा है और ये इसके डिस्टेंस है यहां से यहां तक की a। मैं इस a को इस दिशा में घुमा रहा हूं तो देखिए ये बिंदु O है, यहां से जो यहां तक ये डिस्टेंस है MO, इसका मान क्या हो जाएगा a cos थीटा। कैसे होगा कि देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोई सदिश a है जो इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो मैंने इसको x दिशा में वियोजित किया तो इसका मान हो गया a cos थीटा। देखिए दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब मेरे को y दिशा में घटक ज्ञात करना है, तो देखिए y दिशा में घटक ज्ञात करना, मैंने इस a को इधर घुमाया a cos 90 माइनस थीटा। जब भी ये 90 मामा जी आ जाता है तो cos इसके निकटतम पड़ोसी में चेंज हो जाता है। ये क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा है, तो साइन में चेंज हो गया और ये हो जाएगा थीटा। तो देखिए मैंने इसको थीटा के अनुदिश घुमाया तो यहाँ पर कितना हो गया a cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी कितना है a, मैं इस a को ऊपर की ओर घुमा रहा हूँ तो यहाँ पर भी कितना मान प्राप्त हो जाएगा a cos थीटा। मतलब किसका O से लेकर के M तक की डिस्टेंस है वो कितनी हो गई a cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर a cos थीटा हो गया, यहाँ पर a cos थीटा। R1 और R2 का मान कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए इसके लिए लैंग्वेज लिखते हैं पहले। वैल्यू द्विध्रुव के बिंदु A तथा B से कर्मश AM तथा BN लंब खींचते हैं। देखिए AM और BN लंब खींच लिया। लंब खींचने पर देखिए ये कितनी डिस्टेंस है P to A, तो PA का मान किसके इक्विवेलेंट है PM के, और PM किससे मिलकर बना, दो भुजाओं से, एक तो OM और दूसरी है OP। वापस सुनिए इस बात को, PA का मान कैसे प्राप्त होगा PM के द्वारा, और PM दो भुजाओं से मिलकर बनी है, एक तो है OP दूसरा है OM। तो देखिए इधर R1 का मान लिख रहा हूं मैं, देखिए AP का मान नियरली इक्वल है PM के, तो AP नियरली इक्वल OP प्लस OM। तो देखिए AP को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं R1 से, और नियरली इक्वल टू OP का मान देखिए इससे O से लेकर के P तक की डिस्टेंस क्या है R, तो मैंने लिख दिया R प्लस OM क्या है हमारे पास a cos थीटा। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया a cos थीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब किसका मान ज्ञात करना है R2 का, तो देखिए BP का मान किसके इक्विवेलेंट है PN के। तो क्या कर रहा हूं देखना कि जो OP है ये O और ये P, इस OP में से मैं क्या घटा देता हूं ON, तो इसके इक्विवेलेंट कौन सा हो जाएगा R2। देखिए आपको किसका मान ज्ञात करना है BP नियरली किसके इक्वल है PN के। तो देखिए BP नियरली इक्वल होगा PN के, तो हो जाएगा OP माइनस ON। OP का मान कितना है R और इसका मान कितना है a cos थीटा। इसका मान आपको चित्र में बता रखा R2। तो देखिए हमारे पास R1 और R2 दोनों के मान हमें क्या हो गए प्राप्त। अब ये दोनों मान कहां पुट कर देते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या देगा V इक्वल KQ
ब्रैकेट R1 की वैल्यू क्या है R प्लस ए कॉस थीटा, बीच में क्या है माइनस लगा दे। R2 की वैल्यू क्या है R माइनस ए कॉस थीटा ब्रैकेट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R1 R2 हो जाएगा। तो देखिए R प्लस ए कॉस थीटा R माइनस ए कॉस थीटा। तो देखिए इस माइनस का इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या होगा V इक्वल के क्यू ब्रैकेट R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R प्लस ए कॉस थीटा R माइनस ए कॉस थीटा ब्रैकेट। देखिए ये माइनस का ए प्लस का तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ये सेम साइन है तो दोनों हो जाएंगे ऐड। यहाँ पर क्या है ए प्लस बी, इसको कैसे पढ़ेंगे ए, इसको लिखने का थोड़ा ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। ऐसा आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी, उसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा v इक्वल के क्यू ब्रैकेट 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखना इसको और क्या चेंज कर रहे हैं, और चेंज कर रहे हैं v इक्वल k, q को लिख रहे हैं q मल्टीप्लाई 2a cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए q इंटू 2a क्यों लिखा, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है कि वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है q इंटू 2a, तो p इक्वल होता है q इंटू 2a। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन a की जो उच्च घातें होगी उसको हम लोग यहाँ नगण्य मान लेंगे। उच्च घातों को नगण्य मानने पर तो देखिए a की उच्च घातों को नगण्य मान लिया, नगण्य मानने पर इसका क्या हो जाएगा, ये जो पूरा स्टेप है इसका मान हो जाएगा 0। तो देखिए फाइनली क्या बनेगा v इक्वल के पी कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर क्या रहा r स्क्वायर। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान होता है V बराबर Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अक्ष निरक्ष और सदिश निरूपण करेंगे। तो देखिए इसके बाद करते हैं इसकी अक्ष और निरक्ष। अक्ष और निरक्ष पर इसका v का क्या मान प्राप्त होगा और इसका सदिश निरूपण क्या होगा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए इसके फॉर्मूले के बारे में वापस लिखते हैं एक बार, v इक्वल के पी cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपको अक्ष पर बात करनी है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर पॉइंट हो, ये 60 की डिस्टेंस a, यहां से डिस्टेंस a, ये a b। अब कह रहा है कि पॉइंट P x एक्सिस पर हो, मींस क्या हुआ कि जो पॉइंट P अभी यहां पर था डायग्राम में, अब वो पॉइंट P कहां पर आ गया x एक्सिस पर। तो देन x एक्सिस पे होने पर ये एक्सिस है x एक्सिस, इस एक्सिस पे थीटा की वैल्यू क्या होती है 0। ये हमने कहां पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में। तो देखिए ये फॉर्मूला है और इसका ये फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, यदि बिंदु
P x अक्ष पर स्थित हो तो जैसे ये बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो v इक्वल हो जाएगा kp cos थीटा की जगह वैल्यू हो गई 0 डिग्री बाय r स्क्वायर, v अक्ष इक्वल हो जाएगा cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा kp अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए अक्ष पर इसका मान हो गया प्राप्त v अक्ष इक्वल kp अपॉन r स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके निरक्ष की। k सेकंड क्या है? यदि बिंदु P निरक्ष पर स्थित हो तो देखिए निरक्ष पर होगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखिए -q प्लस q, ये सेंटर पॉइंट डिस्टेंस a एंड a, और ये जो पॉइंट P है वो पॉइंट हो जाएगा यहाँ। तो देखिए देन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस है। y एक्सिस पे थीटा की वैल्यू 90 होगी। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? v इक्वल kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, v इक्वल kp cos थीटा की जगह हो गया 90 बाय r स्क्वायर, v निरक्ष इक्वेटोरियल इक्वल हो जाएगा 0। तो देखिए आपको सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान शून्य कहाँ होता है? तो वहां एक लाइन में आंसर होगा निरक्ष पर। आपको इतना पूरा डेरिवेशन नहीं पूछ के ये भी पूछ सकता है, या फिर आपको ऐसे कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का सूत्र लिखिए, तो सूत्र हो जाएगा V इक्वल kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। देखिए इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि कैसे होगा। देखिए ये इसका है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ही हमें क्या निकालना है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। देखिए कैसे क्या हो रहा है इसको अच्छी तरीके से देखो। दैट चूंकि p cos थीटा, इस p cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं? p मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई cos थीटा। ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है, इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। दोनों में डिफरेंट क्या है ये देखो, ये है पॉइंट 15.9 और यह है गुणा, तो इस बारे में अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब देखिए p मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई cos थीटा, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? आप इसको देखते ही एक बात का अनुमान लगाइए कि सदिशों का गुणनफल, सदिशों के गुणनफल में cos गुणनफल और डॉट गुणनफल, सदिशों के बिंदु गुणनफल और अदिश गुणनफल कह भी सकते हैं इसको। तो देखिए cos किस में आता है? cos आता है अदिश गुणनफल में, बिंदु गुणनफल में। मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? देखना, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल मॉडुलस ऑफ a वेक्टर मॉडुलस ऑफ b वेक्टर cos थीटा। मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं? देखो p वेक्टर, अब देखिए इसको कैसे लिखना है? एक दे रखा, हमने ऐसा पढ़ा था कल जो प्रीवियस लेक्चर था कि एकांक सदिश, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो देखिए एक लिखा हुआ था, इसको मैंने लिखा था 1, अब 1 दे रखा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दोनों एक दूसरे इक्विवेलेंट है। तो देखिए मैं इस 1 की जगह क्या पर रिप्लेस कर रहा हूं? r कैप। तो देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं? a वेक्टर b कैप cos थीटा, तो इसको फाइनली लिखेंगे कैसे? देखना, cos थीटा p cos थीटा इक्वल p वेक्टर डॉट r कैप। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी इसको रिप्रेजेंटेशन नॉर्मल है। तो देखिए यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं? v इक्वल k, p cos थीटा के लिए क्या आ जाएगा? p वेक्टर डॉट r कैप
अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें क्या चेंजेस हो सकता है, देखिए क्वेश्चन और यहाँ पर क्या चेंजेस हो सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपात होता है। मींस V is inversely proportional to RQ। ये क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे होगा डेरिवेशन, तो देखना हमने ऐसा पढ़ा क्लास 11th में R कैप इक्वल वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो देखिए इस R कैप की जगह क्या लिख रहा हूं, V इक्वल K P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब देखिए इसको और कैसा लिख सकते हैं, V इक्वल K P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R स्क्वायर R, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, बेस इक्वल होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो K P वेक्टर R वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये हो गया इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हाँ तो देखिए ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी ऐसे होता है। आपको क्वेश्चन सीधा नहीं पूछकर आंसर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आंसर से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। आप लोग v बराबर के p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर लर्न करके जाओ और क्वेश्चन आ जाएगी ये प्रूफ कीजिए। तो इसका पूरा परफॉर्म अच्छी तरीके से याद करें क्योंकि काफी बार क्वेश्चन इससे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से भी पूछे जा सकते हैं। आज का टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर चालक खोखले गोले और अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में।